ये वो समय है दोस्तों जब मोबाइल नहीं थे। तो हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो ये गुड़गांव वाला जो सर्किल था, जो वो पूरा फ्लाईओवर वगैरह बन गया, तो वहाँ गाड़ी रोक लेते थे, एसटीडी बूथ पे जाते, फ़ोन करके पता करने की कोशिश करते कि चंद्रशेखर जी दिल्ली हैं कि भौंडसी हैं। जहाँ होते हम अपनी गाड़ी उधर मोड़ लेते। उस दिन वही हुआ, हमने फ़ोन किया, पता लगा भौंडसी हैं, हम भौंडसी चले गए। देखा तो झोपड़ी में थे नहीं, इधर उधर देखा, नज़र नहीं आए कहीं। तो जो लोग भौंडसी और चंद्रशेखर जी से परिचित हैं वो जानते हैं कि सुरेश नामक एक लड़का था, वो निजी सहायक उनका था। मैंने सुरेश को कहा, मैंने कहा साहब कहाँ हैं? तो बोले पीछे वो छोटे वाले लॉन में बैठे हैं, टेलीविज़न वाले कुछ आए हुए हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है। एक बड़ी मार्मिक बात आपको सुना रहा हूँ दोस्तों संस्मरण में। खैर हम भी पीछे गए, देखा तो एक बड़े पत्रकार देश के एक बड़े चैनल के लिए उनका इंटरव्यू कर रहे थे। हम भी वो कैमरे की रेंज से कुर्सी को बाहर खींच करके बैठ गए। बहुत प्लेजेंट मूड में चंद्रशेखर जी इंटरव्यू दे रहे थे। अचानक उन पत्रकार महोदय ने सवाल किया, चंद्रशेखर जी इंदिरा गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर जी ने एक 15 सेकंड का पॉज लिया और फिर बोले, वो महान राष्ट्रभक्त थीं और प्रखर राजनेता थीं। ये बोल के चुप हो गए। पत्रकार महोदय ने फिर एक सप्लीमेंट्री ठोका एक, लेकिन आपके और उनके तो मतभेद रहे। चंद्रशेखर जी ने फिर उत्तर दिया, मेरे और उनके मन का कोई भेद नहीं था। ये कह के फिर चंद्रशेखर जी चुप हो गए। फिर एक सप्लीमेंट्री आया, लेकिन आपको तो उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया था 19 महीने। बस ये सुनना था। तो जो लोग चंद्रशेखर जी से परिचित हैं वो जानते हैं कि जब वो डिसमूड होते थे तो ऐसे दाढ़ी पे हाथ फिराते थे। दाढ़ी पे हाथ फिरा के उस सोफे से खड़े हुए और बोले, इंदिरा गांधी के बारे में अगर बात करनी है तो इंटरव्यू खत्म। और ये कह करके उठ के झोपड़ी की तरफ चल दिए। अब पत्रकार महोदय को समझ आया नहीं कि हुआ क्या। वो ससराने लगे, सर प्लीज़ इंटरव्यू पूरा कर दीजिए, सर प्लीज़ इंटरव्यू पूरा कर दीजिए। अब दृश्य ये है कि झोपड़ी का दरवाज़ा आ चुका है, वो चप्पल उतार चुके हैं और वो पत्रकार महोदय कह रहे हैं, सर प्लीज़ इंटरव्यू पूरा कर दीजिए। चंद्रशेखर जी का वो जवाब वो मैं सुना रहा हूँ, आरिफ भाई के लिए भूमिका बनाता हूँ। चंद्रशेखर जी ने उन पत्रकार महोदय के कंधे पे हाथ रखा और बोले कि जो आज जवाब देने के लिए दुनिया में है नहीं, उसके बारे में मेरे से क्या सुनना चाहते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ये कह करके वो अंदर चले गए। वो पूरा इंटरव्यू कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ। मैं दावत दे रहा हूँ हमारे भाई, हमारे बहुत महंगे मेहमान आरिफ भाई से कि वो आएँ और जो आज वो कह सकते हैं, जो आज उनको कहना है, वो पूरे मन से कहें। माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान साहब। राजस्थान विधानसभा के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय सभा अध्यक्ष पंडित राम किशन जी, राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, माननीय विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, राइटर्स क्लब के अध्यक्ष और हमारे पुराने मेहरबान श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल जी, यहाँ इस कक्ष में उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले साहिल जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये आयोजन किया है चंद्रशेखर जी की स्मृति में और मुझे भी आमंत्रित करके ये अवसर दिया कि मैं उनके प्रति अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकूं। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी असहमति, गरिमापूर्ण असहमति और लोकतंत्र दोनों के ही प्रहरी थे। अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि उनको कैसे याद किया जाए, जो उन्होंने खुद बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक साधारण व्यक्ति के दिमाग में जिसने उन्हें जाना
उन्हें देखा, वो जीवन भर जिस तरह का संघर्ष करते रहे, तो वो एक तरह से बेजुबानों की जुबान बन गए थे, निर्बलों का सहारा बन गए थे। और बहुत पक्की उम्र होने के बाद भी नौजवानों की आकांक्षाओं से वो अपने आप को मिलाते थे। और किसी का अगर उसको थोड़ा कविता की भाषा में कहें तो उनका हाल जो मैं महसूस करता था, किसी उर्दू शायर का ने कहा है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो चंद्रशेखर जी वाकई में, उन्हें पार्टी से भी उनकी जो संवेदनाएं थीं, जो उनका करुणा का भाव था, वो केवल उस राजनीतिक दल के लोगों तक सीमित नहीं था जिससे उनका संबंध था। तो ऐसे चंद्रशेखर जी को याद करने के लिए आपने ये आयोजन किया है, मुझे बहुत खुशी है, इसलिए कि उनका ये चरित्र, और मैं निजी तौर पे भी कह सकता हूँ कि 77 में मैं जब विधानसभा में गया उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी के बाद, उससे पहले से वो हमारे उस ज़माने में नौजवानों के लिए वो आकर्षण का केंद्र थे, कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन मुझे ये कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि कई चीज़ों पर मैं उनके पास बहुत जाता था। इंदिरा जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहते हुए बहुत दफ़ा उनके पास जाता था, और ख़ास तौर से इस्तीफ़ा देने के बाद तो मुलाकातें और ज़्यादा बढ़ गई थी 86। लेकिन मुझे उनसे असहमति भी थी, उसके विस्तार में उनसे खूब बात होती थी, और वो असहमति क्यों ये इम्प्रेशन जाए कि वो ऐसे लोगों को, जिन्हें मैं ये मानता था कि ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, लगता था जैसे वो उनको प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी, हम तो बहुत कम उम्री थी, ज़रा जल्दी से उनसे अपनी असहमति व्यक्त कर देते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उनका बड़ा उदार हृदय था। ये माना ही नहीं जा सकता कि वो ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहन देंगे जो राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली हो, लेकिन वो ऐसे लोगों को भी बांध के रखने की कोशिश करते थे, ताकि वो सीमाओं के, और उनकी उदारता में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ऐसे चंद्रशेखर जी को मैं बहुत दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि उनकी निर्भीकता, उनकी संवेदना, उनकी उदारता, कमज़ोर गरीब के लिए उनके दिल की करुणा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि कम से कम वो नौजवान जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा उनका अध्ययन करें, और वो निश्चित ही इन मामलों में ये पाएंगे कि चंद्रशेखर जी बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। ऐसे चंद्रशेखर जी को एक बार फिर उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। अब मैं विषय की तरफ आता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर विषय का चयन किया है, लोकतंत्र, असहमति। लेकिन इसमें एक
आभास ये जाता है कि जैसे चूँकि 1947 के पहले जो एक आम आदमी की समझ है कि हमारे देश में लोकतंत्र आज़ादी के बाद आया, तो जैसे ये असहमति की कल्पना भी उस लोकतंत्र से जुड़ी हुई है जो आज़ादी और संविधान के बाद जब चुनाव होने शुरू हुए उसके बाद आया। लेकिन अभी आपने हमारे जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने कालिदास और शकुंतला की, कालिदास रचित शकुंतला उसका के बारे में कहा, लेकिन ये केवल साहित्यकारों की रचनाओं का मामला नहीं। इस देश में, बिहार में भगवान बुद्ध के ज़माने से भी पहले से, इसलिए कि भगवान बुद्ध ने उसके बारे में बात की, वैशाली गणराज्य था, लोकतंत्र था। और ये ग्रीको रोमन स्टेट्स जो थी, जो लोकतांत्रिक ढांचा था, उससे पहले की बात है। और अकेले वैशाली में नहीं, देश में और भी जगह थी, दक्षिण में भी कुछ जगहें थी जहाँ पे शासक को उस क्षेत्र के लोग चुनते थे। तो ये केवल एक साहित्यकार की कल्पना नहीं है, धरातल पर लोकतंत्र, ये कहा जा सकता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और जब दुनिया में लोग इस कल्पना से परिचित नहीं थे, तब भारत में वो जगहें थीं जहाँ पर लोकतांत्रिक माध्यम से शासक का चयन होता था। असहमति सारे देश में नहीं थी वो व्यवस्था। ज़्यादातर तो भारत राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था और राजतंत्र था। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो असहमति की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। अगर आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा अमर्त्य सेन का आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित जी गांव से जा रहे थे, लोगों ने पूछा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ी दूर पे कोई गांव था, उसका नाम लेके कहा कि वहाँ जा रहे हैं। किस लिए? वाद विवाद है। तो विषय क्या है? कहा कि जब वो वाद विवाद करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो विषय वहीं पर तय कर लेंगे। तो वाद विवाद हमारी प्राचीन परंपरा है। और असहमति इतनी कि धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से पूछना पड़ा कि धर्म की इतनी व्याख्याएं हैं, इतनी राय हैं और इतनी चीज़ों को सर्वोच्च धर्म, श्रेष्ठ धर्म बताया गया, किसको मानूं? तो ये परंपरा उस वक्त की है, प्राचीन परंपरा है। आप और आगे देखिए, असहमति। हाँ, इसमें एक और बता दूं तब मैं आगे जाऊंगा। उसी किताब में अमर्त्य सेन ने लिखा है कि जब वो हाई स्कूल के छात्र थे तो उन्होंने अपने संस्कृत के जो अध्यापक थे उनसे पूछा, कहा कि सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अर्जुन ने जो प्रश्न भगवान कृष्ण से किए थे कुरुक्षेत्र में लड़ाई से पहले, भगवान कृष्ण उसका संतोषजनक उत्तर दिए बिना ही आगे निकल गए। तो उन्होंने लिखा है कि उनके गुरु थोड़ी देर के लिए रुके और कहा कि हाँ, अगर ये बात तुम सम्मान पूर्वक तरीके से कहो तो कह सकते हो। ये भारत क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये प्राचीन परंपरा। आप जरा रामायण पे आइए, हमारा प्राचीन ग्रंथ है
रामायण? अच्छा, उससे पहले भी आई है, ऋग्वेद पर आई है, जिसे यूनेस्को कहता है कि हमारा दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो आज उपलब्ध है। उसमें प्रश्न किया है कि ये संसार किसने बनाया है, कौन इसे जानता है, कौन इसे चला रहा है? क्या वो जानता है जो ऊपर बैठा हुआ है, या उसे भी पता नहीं है इसे किसने बनाया है और कौन चला रहा है? ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया में दर्शन, खासतौर से आध्यात्मिक, धर्म बिल्कुल अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है, लेकिन भारतीय दर्शन, अगर हम उसे रिलीजन के ही सेंस में इस्तेमाल करें जो हम करते रहें, तो भी भारतीय धार्मिक दर्शन जो है ये प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, ये स्पेकुलेटिव है। यहाँ पे तपा स्वाध्याय निरितम, वो है, वो जो ऋग्वेद का मैंने भी आपका, यम विसृष्टिर्यत आभूव यदि वा दधे यदि वा ना यो अस्या अध्यक्षा परमो वियो मंतसे अंग वेद यदि वा न वेद। मतलब एक तरह से मानस को उत्प्रेरित किया जा रहा है कि इन प्रश्नों पे गौर करो। प्रेस्क्राइब नहीं की जा रही कोई चीज। प्रेस्क्राइब चीज जब की जाती है तो दिमाग बंद हो जाता है, और जब सोचने के लिए कहा जाता है तो फिर वो उत्प्रेरित होता है। और इसके बाद आइए रामायण में आइए। भगवान राम के राज तिलक से पहले जो राजा दशरथ ने जो वचन दिए हुए थे अपनी छोटी रानी को, कैकेयी को, उसके अनुसार श्री राम को वनवास मिला और भरत को राज्य मिला। बाप के आदेश के सम्मान, हालांकि बाप ने खुद कहा कि तुम्हें जाने की तो तुमने वचन नहीं दिया, लेकिन बाप के आदेश, बाप के वचन का सम्मान करने के लिए भगवान राम वन चले गए। और भरत ने क्या किया? हम गौर नहीं करते इन चीजों पर। भरत ने बाप का आदेश नहीं माना, मां की इच्छा नहीं मानी, असहमति जताई। तो भगवान राम के पिता के आदेश के सम्मान में वन जाने से भारतीय मानस कम महत्वपूर्ण उस असहमति को नहीं मानता है जो भरत ने व्यक्त की थी। भरत ने तो असहमति व्यक्त की, उपेक्षा की, बाप के आदेश की, मां की इच्छा की, और इस हद तक उपेक्षा की कि जब वन में गए ये प्रयास करने के लिए कि भाई को वापस ले आएं और उन्होंने मना कर दिया, तो वो उनके पादुकाएं लेके आ गए जिसको सिंहासन पर रख दिया। असहमति नहीं तो और क्या है? हमारी संस्कृति में असहमति कोई आलोचना वाली बात नहीं, उसका भी उतना ही महत्व है। और ये केवल लोकतंत्र, मतलब उसी वक्त नहीं जब हम वोट देके और अपनी सरकारों को चुन रहे हैं। ये प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूं। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे यहाँ 6 तो सब लोग ही मानते हैं कि 6 हमारे यहाँ फिलोसफिकल स्कूल जो हैं, दर्शन के जो ब्रांचेस हैं, वो 6 हैं। तो हमारे यहाँ
विचारों की, आस्था की, भाषाओं की, रंग रूप की इतनी बहुधा रही है, इतनी अनेकता रही है। उस अनेकता के चलते हमारे पास कोई और विकल्प था ही नहीं। हमारी सांस्कृतिक यात्रा शुरू होती है इस उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। असहमति कहाँ से आती है? मतांतर से आती है। और मतांतर कितना है हमारे यहाँ? एक ही चीज को धर्मस्य विधये नेको, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम चरित्रम स्वम सम विज्ञानम आश्रिते दमस्तेषाम परायणा। धर्म की इतनी व्याख्याएं हैं, इतनी परिभाषाएं हैं, हर एक ने अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर वो व्याख्याएं दी हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा गया कि ये सब लोग एक चीज पे सहमत हैं, और वो है दमस तेषाम परायणा, आत्मनियंत्रण, जिसे इंद्रिया निग्रह भी कहते हैं। अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इच्छाओं को स्वच्छंद नहीं होने देना, मर्यादा में रखना, अनुशासन में रखना। उनका एक बात पर सब लोग सहमत हैं कि वो ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। धर्म आचरण है, सभ्य आचरण। तो असहमति भी सभ्यता की परिधि में रहकर, असहमति से नुकसान नहीं होता है। आप जब कई लोग बैठ के हम किसी विषय पे विचार करते हैं तो हम एक दूसरे के दृष्टिकोण से परिचित होते हैं और उसमें बेहतरीन राय का संगम बनाने का प्रयास होता है। और अलग अलग राय होने के बावजूद भी जब इकट्ठे होके कोई फैसला लिया जाता है तो फिर अलग राय रखने वाला भी उसको लागू करने में बराबर का सहयोगी होता है। हमारी संस्कृति में ये जो बार बार कहा गया, एक बार नहीं बार बार कहा गया, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वति। हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति, अनेकता की संस्कृति है। मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है वो, हमारे देहातों में मुहावरा बोला जाता है कि इतने कोस पे पानी बदले और इतने कोस पे वानी। हमारे यहाँ स्वीकार्य चीज़ है। दुनिया में लोग, दूसरी संस्कृतियों में जो लोग हैं वो बहुधा से, अनेकता से असहज हो जाते हैं। अपने से विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ उनकी सहजता बनी नहीं रहती। लेकिन भारत ने हमेशा, हमारे मनीषियों ने, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारी जो सभ्यता की यात्रा, वहाँ ऋग्वेद की पहली उद्घोषणा ये है। और ये तो दुनिया में एक, हर परंपरा में एक अनंत सत्य की बात की गई। भारतीय संस्कृति अकेली है जिसने केवल अनंत सत्य की बात नहीं की, उस अनंत सत्य तक पहुंचने के लिए अनंत तरीकों को भी स्वीकार किया। ज्ञानार्थीनाम पुरता अनंत मार्गा संति यावंता पंथा खगा अनंता आकाशे उड्डीयते मत्स्याचा
अगाहा समुद्रेषु तरंती। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि उस अनंत सत्य तक पहुंचने के अनंत मार्ग हैं। उतने ही मार्ग हैं जितने मार्गों को चिड़ियां आसमान में उड़ते हुए लेती हैं, उतने ही मार्ग हैं जितने मछलियां समुद्र के अंदर जितने मार्गों से यात्रा करती हैं, उतने ही मार्ग उस अनंत सत्य तक पहुंचने के लिए। जिनकी बुनियादी आस्था, जिन लोगों की बुनियादी आस्था इन अनंत तरीकों में हो, वहां पे असहमति तो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, अलग अलग तरीके आने। हाँ, एक चीज पे जोर है, जितना जोर हमें हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें इस बात पर देती है कि ये जो विभिन्नताएं आप देखते हैं, ये नैसर्गिक हैं, इसका सम्मान करो और इसे स्वीकार करो। क्यों करो? क्योंकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सो कामा यथा बहुश्याम पिरजायेति। ये जो विभिन्न रूप नजर आ रहे हैं, ये तो परमात्म तत्व ने आदि काल में ये कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो ये जो बहुरूप नजर आ रहे हैं, ये परमात्म तत्व ने खुद ये फैसला किया है कि मैं बहुरूप हो जाऊं। इसीलिए कहा गया देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर शरीर को परमात्मा का मंदिर है, ये करके देखो। तो जहां एक तरफ इस पे जोर दिया कि हम इस विभिन्नता से, इस अनेकता से, और संस्कृत का शब्द है बहुधा, इससे हम असहजता महसूस न करें, हम इसको स्वीकार करें, हम इसका सम्मान करें। बर्दाश्त करने की बात हमारी संस्कृति नहीं करती। ये जो टॉलरेंस जो शब्द प्रयोग किया जाता है कि टॉलरेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की बात करता है तो मैं अपमानित महसूस करता हूं। तुम हो कौन मुझे बर्दाश्त करने वाले? बर्दाश्त किया जाता है बच्चे की शरारतों को, बर्दाश्त किया जाता है उस चीज को जो आपको नापसंद है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के आस्था के प्रश्नों पर निर्णय लेने का किसी को अधिकार हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त शब्द ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सब हर आस्था का सम्मान करते हैं, हर आस्था को स्वीकार करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए तो भरी पड़ी है गीता। ये स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़े वो प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं जो कुछ भी मैंने कहा है ये मूल रूप से मेरे विचार, कभी नहीं कहा। और आदि शंकर ने भी नहीं कहा कि मेरे विचार। ये हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन में मूलित विचार हैं, ये वहां से निकलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनुपश्यति तदेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा। ये जो कुछ भी विभिन्नता, अनेकता तुम देख रहे हो, वहीं से उपजती है असहमति। ये जो कुछ भी तुम असहमति भी, प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे उसे पैदा किया गया है, फिर वो नैसर्गिक बन जाती है। तो भगवत गीता में आया ये जो कुछ भी तुम अनेकता देखते हो, चाहे वो अनेकता रूप रंग की हो, चाहे भाषा की हो, चाहे आस्था की हो, चाहे राय की हो, मत की हो, ये अनेकता एक ही मूल से निकली है, एक ही जगह से निकली है। और जो
जो कोई भी इसको समझ जाए और हर अपने से भिन्न चीजों को अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगे, तत् एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा, तो वो जिंदा रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतना जोर है हमारी संस्कृति में विभिन्नता को सम्मान और स्वीकार करने पे। तो असहमति तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके साथ एक और जोर भी है। ओह सर, मैंने टाइम पहले ही ज्यादा ले लिया, मैं उसे खत्म कर। लेकिन इसके साथ एक बात पे जोर है, वो क्या है? इस विभिन्नता को स्वीकार करो, सम्मान करो, लेकिन अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि इस सामने से दिखने वाली विभिन्नता के पीछे छुपी हुई एकता को तुम देख सको। इसलिए एकात्मता भारत का उच्चतम आदर्श है। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे, परमात्मा आत्मा के रूप में हम में हर किसी की देह में निवास करता है। आप मोबाइल से बात करते हैं, आप उन तरंगों को नहीं देख पाते जिस पर आपकी ध्वनि यात्रा करती है। उसके लिए किसी और माध्यम की जरूरत है उसको देखने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी तरह आत्मा का जो बंधन है वो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए समदृष्टि पैदा करना जरूरी है। और क्या खूबसूरत कहा है, मुझे अगर सही याद आ रहा है तो कठोपनिषद में, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नाने वा पश्यति। जो कोई ये अंतरंग, इस विविधता के पीछे छुपी हुई अंतरंग एकता, एकात्मता, आत्मा के बंधन से हम सब बंधे हुए हैं। तो यहां पर ऋषि कह रहे, जो श्लोक है वो ये कह रहा है कि मनसा, मानस से और आपता, आप्तवाक्य, हम उससे ये उस अंतरंग आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर मानस के जो चक्षु हैं उनसे देखा जा सकता है। और जो कोई उस एकता को देखने की क्षमता जिसमें पैदा, जो इस एकता की क्षमता पैदा कर लेगा, वो कभी ये नहीं मानेगा कि ये सामने से नजर आने वाली बहुधा अनेकता वास्तविक है। लेकिन जो इस अनेकता को वास्तविक मानेगा, सत्य मानेगा और इसके पीछे छुपी हुई एकता को नहीं देखेगा, क्या खूबसूरत बात कही है, कहा मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो हमारी संस्कृति, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये पश्चिम से आयातित कोई कल्पना नहीं है। ये प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों का हिस्सा है। हाँ, बस एक बात है, जैसे पहले कहा कि असहमति तो ज़रूरी होनी है। एक घर के अंदर एक माँ बाप से पैदा होते हैं, उनके अंदर असहमति होती है, लेकिन असहमति को अभिव्यक्ति देने का तरीका सभ्य और सुसंस्कृत होना चाहिए, जो हमारी एकता को प्रभावित न करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।